वेल्थ का सुसमाचार हमारे युग की समस्या संपत्ति का उचित प्रशासन है, ताकि भाईचारे के बंधन अमीर और गरीब को एक सामंजस्यपूर्ण रिश्ते में बांधे रखें। पिछले कुछ 100 वर्षों में मानव जीवन की परिस्थितियां न केवल बदली हैं, बल्कि क्रांतिकारी रूप से बदल गई हैं। पहले के दिनों में मुखिया और उसके अनुचरों के आवास, वस्त्र, भोजन और पर्यावरण में बहुत कम अंतर था। आज के भारतीय उसी स्थिति में हैं, जहां उस समय सभ्य मनुष्य था। जब मैं स्यूक्स के पास गया, तो मुझे मुखिया के विगवाम में ले जाया गया। यह बाहरी रूप में अन्य विगवामों जैसा ही था, और यहाँ तक कि अंदर भी इसके और उसके सबसे गरीब योद्धाओं के विगवामों के बीच अंतर नगण्य था। आज हमारे बीच मिलियनेयर के महल और मजदूर के झोपड़े के बीच का अंतर सभ्यता के साथ आए परिवर्तन को मापता है। हालांकि इस परिवर्तन को दुखद नहीं माना जाना चाहिए, बल्कि इसे अत्यधिक लाभकारी मानकर स्वागत किया जाना चाहिए। यह मानव जाति की प्रगति के लिए अच्छा, बल्कि आवश्यक है कि कुछ लोगों के घर साहित्य और कला में सर्वोच्च और सर्वश्रेष्ठ के लिए, और सभ्यता की सभी परिष्कृतताओं के लिए आश्रय हों, न कि यह कि कोई भी ऐसा ना हो। यह बड़ा असमानता सार्वभौमिक दरिद्रता से कहीं बेहतर है। बिना संपत्ति के कोई मैसेनस, कला और साहित्य का संरक्षक नहीं हो सकता। पुराने अच्छे दिन वास्तव में अच्छे दिन नहीं थे। न तो स्वामी और न ही नौकर उस समय आज की तुलना में उतने अच्छे हाल में थे। पुरानी परिस्थितियों में वापसी दोनों के लिए विनाशकारी होगी, विशेष रूप से उस व्यक्ति के लिए जो सेवा करता है, और यह सभ्यता को अपने साथ बहा ले जाएगी। लेकिन चाहे यह परिवर्तन अच्छा हो या बुरा, यह हमारे ऊपर है। इसे बदलने की हमारी शक्ति से परे है, और इसलिए इसे स्वीकार करना और इसका सर्वोत्तम उपयोग करना होगा। अपरिहार्य की आलोचना करना समय की बर्बादी है। यह देखना आसान है कि यह परिवर्तन कैसे आया। एक उदाहरण लगभग हर कारण के पहलू को समझाने के लिए पर्याप्त है। उत्पादों के निर्माण में हमें पूरी कहानी मिलती है। यह मानव उद्योग के सभी संयोजनों पर लागू होती है, जैसा कि इस वैज्ञानिक युग के आविष्कारों द्वारा प्रेरित और विस्तारित हुआ है। पहले के समय में वस्तुएं घरेलू चूल्हे पर या छोटी दुकानों में बनाई जाती थीं, जो घर का हिस्सा थीं। स्वामी और उसके प्रशिक्षु कंधे से कंधा मिलाकर काम करते थे, प्रशिक्षु स्वामी के साथ रहते थे, और इसलिए वही परिस्थितियां उनके लिए भी लागू थीं। जब ये प्रशिक्षु स्वामी बन जाते थे, तो उनके जीवन के तरीके में बहुत कम या कोई बदलाव नहीं होता था, और वे बदले में उसी दिनचर्या में अपने उत्तराधिकारी प्रशिक्षुओं को शिक्षित करते थे। वहाँ मूल रूप से सामाजिक समानता थी, और यहाँ तक कि राजनीतिक समानता भी थी, क्योंकि उस समय औद्योगिक गतिविधियों में लगे लोगों की राज्य में बहुत कम या कोई राजनीतिक आवाज नहीं थी। लेकिन इस तरह के निर्माण के तरीके का अपरिहार्य परिणाम कच्ची वस्तुएं और ऊंची कीमतें थीं। आज दुनिया को उत्कृष्ट गुणवत्ता की वस्तुएं ऐसी कीमतों पर मिलती है, जिन्हें पिछली पीढ़ी अविश्वसनीय मानती थी। वाणिज्यिक दुनिया में समान कारणों ने समान परिणाम उत्पन्न किए हैं, और इससे मानव जाति को लाभ हुआ है। गरीब अब उन चीजों का आनंद लेते हैं जिन्हें पहले अमीर भी वहन नहीं कर सकते थे। जो पहले विलासिता थी, वे अब जीवन की आवश्यकताएं बन गई हैं। मजदूर के पास अब उन सुख सुविधाओं से अधिक है जो कुछ पीढ़ियों पहले एक किसान के पास थी। किसान के पास अब उन विलासिताओं से अधिक है जो उस समय जमींदार के पास थी, और वह अधिक शानदार कपड़े पहनता है और बेहतर घर में रहता है। जमींदार के पास ऐसी किताबें और चित्र हैं जो दुर्लभ हैं, और ऐसी सजावट जो अधिक कलात्मक है, जो उस समय के राजा भी प्राप्त नहीं कर सकते थे। इस लाभकारी परिवर्तन के लिए हम जो कीमत चुकाते हैं, वह निस्संदेह बड़ी है। हम कारखानों, खदानों और लेखा कार्यालयों में हजारों श्रमिकों को इकट्ठा करते हैं, जिनके बारे में नियोक्ता को बहुत कम या कुछ भी नहीं पता, और जिनके लिए नियोक्ता एक मिथक से थोड़ा अधिक है। उनके बीच सभी संवाद समाप्त हो जाता है, कठोर जातियां बन जाती हैं, और जैसा कि सामान्य है, आपसी अज्ञानता आपसी अविश्वास को जन्म देती है। प्रत्येक जाति दूसरी के लिए सहानुभूति से रहित है, और इसके बारे में कुछ भी अपमानजनक मानने के लिए
तैयार है। प्रतिस्पर्धा के नियम के तहत हजारों लोगों को रोजगार देने वाला नियोक्ता सबसे कठोर बचत करने के लिए मजबूर होता है, जिनमें श्रम को दी जाने वाली दरें प्रमुखता से शामिल हैं। और अक्सर नियोक्ता और कर्मचारी, पूंजी और श्रम, अमीर और गरीब के बीच टकराव होता है। मानव समाज अपनी एकरूपता खो देता है। प्रतिस्पर्धा के नियम के लिए समाज जो कीमत चुकाता है, जैसा कि सस्ते सुख सुविधाओं और विलासिताओं के लिए चुकाई जाने वाली कीमत, वह भी बड़ी है। लेकिन इस नियम के लाभ भी इससे कहीं अधिक हैं, क्योंकि इसी नियम के कारण हमें हमारा अद्भुत भौतिक विकास प्राप्त हुआ है, जो अपने साथ बेहतर परिस्थितियां मिलाता है। लेकिन चाहे यह नियम लाभकारी हो या नहीं, हमें इसके बारे में वही कहना होगा जो हमने मनुष्यों की परिस्थितियों में परिवर्तन के बारे में कहा। यह यहाँ है, हम इससे बच नहीं सकते। इसके लिए कोई विकल्प नहीं मिला है। और यद्यपि यह नियम व्यक्तिगत रूप से कभी-कभी कठोर हो सकता है, यह मानव जाति के लिए सर्वोत्तम है, क्योंकि यह हर क्षेत्र में सबसे योग्य के जीवित रहने को सुनिश्चित करता है। इसलिए हम स्वीकार करते हैं और स्वागत करते हैं उन परिस्थितियों के रूप में जिनके साथ हमें समायोजित करना होगा। पर्यावरण की बड़ी असमानता, व्यवसाय, औद्योगिक और वाणिज्यिक का कुछ लोगों के हाथों में केंद्रीकरण और इनके बीच प्रतिस्पर्धा का नियम, जो न केवल लाभकारी है बल्कि मानव जाति की भविष्य की प्रगति के लिए आवश्यक है। इनका स्वीकार करने के बाद यह स्वाभाविक है कि व्यापारी और निर्माता जो बड़े पैमाने पर कार्य संचालित करता है, के लिए विशेष क्षमता के उपयोग के लिए बहुत गुंजाइश होनी चाहिए। यह संगठन और प्रबंधन की प्रतिभा पुरुषों में दुर्लभ है। यह इस तथ्य से सिद्ध होता है कि यह हमेशा अपने धारक के लिए विशाल पुरस्कार सुनिश्चित करती है, चाहे वह कहीं भी हो या किसी भी कानून या परिस्थितियों के तहत। अनुभवी लोग हमेशा उस व्यक्ति को, जिसके सेवाएं साझेदार के रूप में प्राप्त की जा सकती हैं, पहली प्राथमिकता मानते हैं और उसकी पूंजी के सवाल को शायद ही विचार करने योग्य मानते हैं, क्योंकि ऐसे लोग जल्द ही पूंजी बना लेते हैं, जबकि आवश्यक विशेष प्रतिभा के बिना पूंजी जल्द ही उड़ान भर लेती है। ऐसे लोग लाखों का उपयोग करने वाली फर्मों या निगमों में रुचि रखते हैं और निवेश की गई पूंजी पर केवल साधारण ब्याज की गणना करने पर यह अपरिहार्य है कि उनकी आय उनके व्यय से अधिक हो और उन्हें संपत्ति जमा करनी होगी। ऐसे लोगों के लिए कोई मध्यम आधार नहीं है, क्योंकि वह बड़ा विनिर्माण या वाणिज्यिक उद्यम, जो अपनी पूंजी पर कम से कम ब्याज नहीं कमाता, जल्द ही दिवालिया हो जाता है। उसे या तो आगे बढ़ना होगा या पीछे रह जाना होगा। स्थिर रहना असंभव है। यह इसकी सफल संचालन के लिए एक आवश्यक शर्त है कि यह इतना लाभकारी हो, और यह भी कि पूंजी पर ब्याज के अलावा यह लाभ कमाए। यह एक नियम है कि इस विशेष प्रतिभा वाले लोग आर्थिक शक्तियों के स्वतंत्र खेल के तहत अनिवार्य रूप से जल्द ही ऐसी आय प्राप्त करने लगते हैं जो उनके लिए समझदारी से खर्च करने से अधिक होती है। और यह नियम अन्य नियमों की तरह मानव जाति के लिए लाभकारी है। समाज की नींव पर आधारित आपत्तियां उचित नहीं हैं, क्योंकि इनके साथ मानव जाति की स्थिति उन अन्य व्यवस्थाओं की तुलना में बेहतर है जिन्हें आजमाया गया है। प्रस्तावित किसी भी नई विकल्प व्यवस्था के प्रभाव के बारे में हम निश्चित नहीं हो सकते। समाजवादी या अराजकतावादी जो वर्तमान परिस्थितियों को उलटने की कोशिश करता है, उसे सभ्यता की नींव पर हमला करने वाला माना जाना चाहिए, क्योंकि सभ्यता की शुरुआत उस दिन से हुई जब सक्षम, परिश्रमी कामगार ने अपने अक्षम और आलसी साथी से कहा, यदि तू बोएगा नहीं, तू काटेगा नहीं, और इस तरह आदिम साम्यवाद को समाप्त करके ड्रोन, निकम्मों को मधुमक्खियों, कामगारों से अलग किया। जो इस विषय का अध्ययन करता है, वह जल्द ही इस निष्कर्ष के सामने आएगा कि सभ्यता स्वयं संपत्ति की पवित्रता पर निर्भर करती है। श्रमिक का अपने बचत बैंक में $100 का अधिकार, और समान रूप से मिलियनेयर का अपने लाखों का कानूनी अधिकार। जो लोग इस तीव्र व्यक्तिवाद के स्थान पर साम्यवाद को प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव करते हैं, उनके लिए जवाब है, मानव जाति ने इसे आजमाया है।
उस बर्बर दिन से लेकर वर्तमान समय तक की सारी प्रगति इसके विस्थापन से हुई है। बुराई नहीं, बल्कि भलाई मानव जाति के लिए उन लोगों द्वारा संपत्ति के संचय से आई है, जिनमें इसे उत्पन्न करने की क्षमता और ऊर्जा है। लेकिन अगर हम एक पल के लिए मान लें कि व्यक्तिवाद को त्यागना मानव जाति के लिए बेहतर हो सकता है, कि यह एक उच्च आदर्श है, कि मनुष्य केवल अपने लिए नहीं, बल्कि अपने साथियों के भाईचारे के लिए और उनके साथ मिलकर श्रम करे और स्वीडनबर्ग के स्वर्ग के विचार को साकार करे, जहां, जैसा कि वे कहते हैं, स्वर्गदूत अपनी खुशी स्वयं के लिए श्रम करने से नहीं, बल्कि एक दूसरे के लिए श्रम करने से प्राप्त करते हैं। ये सब मान लेने पर भी पर्याप्त जवाब है। यह विकास नहीं, बल्कि क्रांति है। इसके लिए मानव प्रकृति को ही बदलने की आवश्यकता है। यह युगों का कार्य है, भले ही इसे बदलना अच्छा हो, जिसे हम नहीं जान सकते। यह हमारे दिन या हमारे युग में व्यावहारिक नहीं है, भले ही यह सैद्धांतिक रूप से वांछनीय हो। यह एक अन्य और लंबे समय तक चलने वाली सामाजिक परत से संबंधित है। हमारा कर्तव्य अब जो व्यावहारिक है, उसके साथ है, हमारे दिन और पीढ़ी में संभव अगले कदम के साथ। हमारी ऊर्जा को उखाड़ने की कोशिश में बर्बाद करना आपराधिक है, जब हम लाभप्रद रूप से या संभवतः जो कर सकते हैं, वह है मानवता के सार्वभौमिक वृक्ष को मौजूदा परिस्थितियों में अच्छे फल के उत्पादन के लिए सबसे अनुकूल दिशा में थोड़ा झुकाना। हम उतने ही अच्छे ढंग से उच्चतम मौजूदा मानव प्रकार के विनाश का आग्रह कर सकते हैं, क्योंकि वह हमारे आदर्श तक नहीं पहुंचा, जितना कि व्यक्तिवाद, निजी संपत्ति, संपत्ति के संचय का नियम और प्रतिस्पर्धा के नियम के विनाश का समर्थन करना। क्योंकि ये मानव अनुभव के उच्चतम परिणाम है, वह मिट्टी जिसमें समाज ने अब तक सबसे अच्छा फल पैदा किया है। भले ही ये नियम कभी कभी असमान रूप से या अन्यायपूर्ण ढंग से संचालित हों और आदर्शवादी को अपूर्ण दिखाई दें, फिर भी ये उच्चतम मानव प्रकार की तरह मानवता ने जो कुछ भी हासिल किया है, उसमें सबसे अच्छा और सबसे मूल्यवान है। इसलिए हम ऐसी परिस्थितियों के साथ शुरू करते हैं जिनके तहत मानव जाति के सर्वोत्तम हितों को बढ़ावा दिया जाता है, लेकिन जो अनिवार्य रूप से कुछ लोगों को संपत्ति देती है। अब तक मौजूदा परिस्थितियों को स्वीकार करते हुए स्थिति का सर्वेक्षण किया जा सकता है और इसे अच्छा घोषित किया जा सकता है। फिर सवाल उठता है, और यदि उपरोक्त सही है, तो यह एकमात्र सवाल है जिससे हमें निपटना है। सभ्यता की नींव पर आधारित कानूनों द्वारा संपत्ति कुछ लोगों के हाथों में आने के बाद इसका उचित प्रशासन का तरीका क्या है? और मुझे विश्वास है कि मैं इस महान सवाल का सही समाधान प्रस्तुत करता हूं। यह समझा जाएगा कि यहां बात उन संपत्तियों की हो रही है, न कि उन मध्यम राशियों की जो कई वर्षों के प्रयास से बचाई गई हैं, जिनके रिटर्न परिवारों के आरामदायक रखरखाव और शिक्षा के लिए आवश्यक हैं। यह संपत्ति नहीं, बल्कि केवल योग्यता है, जिसे सभी का लक्ष्य होना चाहिए। अधिशेष संपत्ति को निपटाने के केवल 3 तरीके हैं। इसे मृतकों के परिवारों को छोड़ा जा सकता है, या इसे सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए वसीयत किया जा सकता है, या अंत में इसे इसके धारकों द्वारा उनके जीवन काल में प्रशासित किया जा सकता है। पहले और दूसरे तरीकों के तहत दुनिया की अधिकांश संपत्ति जो कुछ लोगों तक पहुंची है, अब तक लागू की गई है। आइए हम क्रमशः इन प्रत्येक तरीकों पर विचार करें। पहला सबसे अविचारपूर्ण है। राजतंत्रात्मक देशों में संपत्ति और संपत्ति का सबसे बड़ा हिस्सा पहले बेटे को छोड़ा जाता है, ताकि माता पिता की घमंड को इस विचार से संतुष्ट किया जा सके कि उसका नाम और उपाधि आने वाली पीढ़ियों तक बिना किसी कमी के हस्तांतरित होगी। यूरोप में इस वर्ग की आज की स्थिति ऐसी आशाओं या महत्वाकांक्षाओं की निरर्थकता सिखाती है। उत्तराधिकारी अपनी मूर्खताओं या भूमि के मूल्य में कमी के कारण कंगाल हो गए। यहाँ तक कि ग्रेट ब्रिटेन में सख्त वंशानुक्रम कानून भी एक वंशानुगत वर्ग की स्थिति को बनाए रखने के लिए अपर्याप्त साबित हुआ है। इसकी मिट्टी तेजी से अजनबियों के हाथों में जा रही है। गणतंत्रात्मक संस्थानों के तहत बच्चों के बीच संपत्ति का विभाजन बहुत अधिक निष्पक्ष है।
लेकिन सवाल जो सभी देशों में विचारशील लोगों के सामने जबरदस्ती आता है, पुरुषों को अपने बच्चों के लिए बड़ी संपत्ति क्यों छोड़नी चाहिए? यदि यह स्नेह के कारण किया जाता है, तो क्या यह गुमराह स्नेह नहीं है? अवलोकन सिखाता है कि सामान्य रूप से बच्चों के लिए इतना बोझ डालना उनके लिए अच्छा नहीं है, न ही यह राज्य के लिए अच्छा है। पत्नी और बेटियों के लिए मध्यम आय के स्रोत प्रदान करने के अलावा, और बेटों के लिए यदि कोई हो तो बहुत मध्यम भत्ते, पुरुषों को संकोच करना चाहिए, क्योंकि अब यह सवालिया नहीं है कि बड़ी राशियां वसीयत करने से अक्सर प्राप्तकर्ताओं के लिए अच्छाई से अधिक नुकसान होता है। बुद्धिमान लोग जल्द ही निष्कर्ष निकालेंगे कि उनके परिवार के सदस्यों और राज्य के सर्वोत्तम हितों के लिए ऐसी वसीयतें उनके साधनों का अनुचित उपयोग हैं। यह सुझाव नहीं दिया जा रहा है कि जिन पुरुषों ने अपने बेटों को आजीविका कमाने के लिए शिक्षित करने में असफलता प्राप्त की है, उन्हें गरीबी में बेसहारा छोड़ देना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति अपने बेटों को इस दृष्टिकोण से पालने का निर्णय लेता है कि वे निष्क्रिय जीवन जिएं, या जो अत्यधिक प्रशंसनीय है, उनमें यह भावना पैदा करता है कि वे आर्थिक विचारों के बिना सार्वजनिक हित के लिए श्रम करने की स्थिति में हैं, तो निश्चित रूप से माता-पिता का कर्तव्य है कि वह उनके लिए मध्यम रूप से प्रावधान करे। ऐसे उदाहरण हैं जहां मिलियनेयरों के बेटे संपत्ति से बिगड़े बिना समुदाय में महान सेवाएं प्रदान करते हैं। ऐसे लोग धरती के नमक हैं, उतने ही मूल्यवान जितने कि दुर्भाग्यवश वे दुर्लभ हैं। फिर भी यह अपवाद नहीं, बल्कि नियम है जिसे पुरुषों को ध्यान में रखना चाहिए। और विरासत में दी गई विशाल राशियों के सामान्य परिणाम को देखते हुए विचारशील व्यक्ति जल्द ही कहेगा, मैं अपने बेटे को सर्वशक्तिमान डॉलर के रूप में अभिशाप देने से बेहतर समझूंगा, और स्वयं को स्वीकार करेगा कि यह बच्चों के कल्याण के लिए नहीं, बल्कि पारिवारिक गर्व है जो इन विशाल विरासतों को प्रेरित करता है। दूसरे तरीके के बारे में, अर्थात मृत्यु के समय सार्वजनिक उपयोग के लिए संपत्ति छोड़ने के बारे में, यह कहा जा सकता है कि यह संपत्ति के निपटान का केवल एक साधन है, बशर्ते एक व्यक्ति इस बात से संतुष्ट हो कि वह मरने से पहले दुनिया में ज्यादा अच्छा नहीं कर पाएगा। वसीयत की गई विरासतों के परिणामों का ज्ञान बहुत अधिक मरणोपरांत अच्छे होने की उज्ज्वल आशाएं प्रेरित करने के लिए उपयुक्त नहीं है। ऐसे मामले कम नहीं हैं जिनमें वसीयतकर्ता द्वारा मांगा गया वास्तविक उद्देश्य प्राप्त नहीं होता, न ही वे कम हैं जिनमें उनकी वास्तविक इच्छाएं विफल हो जाती हैं। कई मामलों में वसीयतें इस तरह उपयोग की जाती हैं कि वे केवल उनकी मूर्खता के स्मारक बन जाती हैं। यह याद रखना अच्छा है कि संपत्ति को इस तरह उपयोग करने के लिए उतनी ही क्षमता की आवश्यकता होती है जितनी कि इसे अर्जित करने में लगी थी, ताकि यह समुदाय के लिए वास्तव में लाभकारी हो। इसके अलावा यह निष्पक्ष रूप से कहा जा सकता है कि किसी व्यक्ति की प्रशंसा नहीं की जानी चाहिए जो वह करने के लिए मजबूर है, न ही उसे उस समुदाय द्वारा धन्यवाद दिया जाना चाहिए जिसे वह केवल मृत्यु के समय संपत्ति छोड़ता है। जो लोग इस तरह विशाल राशियां छोड़ते हैं, उन्हें निष्पक्ष रूप से उन लोगों के रूप में माना जा सकता है जो इसे अपने साथ ले जा सकते तो इसे बिल्कुल नहीं छोड़ते। ऐसे लोगों की स्मृति को कृतज्ञ स्मरण में नहीं रखा जा सकता, क्योंकि उनके उपहारों में कोई अनुग्रह नहीं है। यह आश्चर्य की बात नहीं है कि ऐसी वसीयतें आमतौर पर आशीर्वाद से रहित प्रतीत होती हैं। मृत्यु के समय छोड़ी गई बड़ी संपत्तियों पर अधिक से अधिक कर लगाने की बढ़ती प्रवृत्ति जनमत में एक लाभकारी परिवर्तन की वृद्धि का उत्साहजनक संकेत है। पेंसिल्वेनिया राज्य अब कुछ अपवादों के अधीन अपने नागरिकों द्वारा छोड़ी गई संपत्ति का 10वां हिस्सा लेता है। दूसरे दिन ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत बजट मृत्यु शुल्क को बढ़ाने का प्रस्ताव करता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, नया कर एक प्रगतिशील कर होगा। सभी प्रकार के करों में यह सबसे बुद्धिमानी भरा प्रतीत होता है। जो लोग अपने पूरे जीवन में विशाल राशियों को जमा करते रहते हैं, जिनका सार्वजनिक हितों के लिए उचित उपयोग समुदाय के लिए अच्छा करेगा, उन्हें यह महसूस कराया जाना चाहिए
कि समुदाय राज्य के रूप में अपने उचित हिस्से से इस तरह वंचित नहीं हो सकता। मृत्यु के समय संपत्तियों पर भारी कर लगाकर राज्य स्वार्थी मिलियनेयर के अयोग्य जीवन की निंदा को चिह्नित करता है। यह वांछनीय है कि राष्ट्र इस दिशा में और आगे बढ़े। वास्तव में यह निर्धारित करना कठिन है कि एक धनी व्यक्ति की संपत्ति का कितना हिस्सा उसकी मृत्यु के समय राज्य के माध्यम से जनता को जाना चाहिए, और हर तरह से ऐसे कर प्रगतिशील होने चाहिए जो आश्रितों के लिए मध्यम राशियों पर शून्य से शुरू हो और जैसे जैसे राशियां बढ़ती हैं तेजी से बढ़ते जाए, यहाँ तक कि मिलियनेयर के संचय का, जैसा कि शाइलॉक के, कम से कम आधा हिस्सा राज्य के निजी कोष में जाता है। यह नीति धनी व्यक्ति को अपने जीवन काल में संपत्ति के प्रशासन पर ध्यान देने के लिए शक्तिशाली रूप से प्रेरित करेगी, जो कि समाज का हमेशा लक्ष्य होना चाहिए, क्योंकि यह लोगों के लिए अब तक का सबसे फलदायी तरीका है। न ही इस बात का डर होना चाहिए कि यह नीति उद्यम की जड़ को कमजोर कर देगी और पुरुषों को संचय करने के लिए कम उत्सुक बनाएगी, क्योंकि उस वर्ग के लिए जिसकी महत्वाकांक्षा बड़ी संपत्ति छोड़ना और मृत्यु के बाद चर्चा में रहना है, यह और भी अधिक ध्यान आकर्षित करेगा और वास्तव में उनकी संपत्तियों से राज्य को विशाल राशियां दी जाने की कुछ हद तक उच्च महत्वाकांक्षा होगी। इसलिए केवल एक ही तरीका बचता है जिसमें बड़ी संपत्तियों का उपयोग किया जा सकता है, लेकिन इसमें हमें संपत्ति के अस्थायी असमान वितरण का सच्चा समाधान मिलता है। अमीर और गरीब का सामंजस्य, सामंजस्य का शासन, एक और आदर्श जो निश्चित रूप से साम्यवादी के आदर्श से भिन्न है, क्योंकि इसमें केवल मौजूदा परिस्थितियों के और विकास की आवश्यकता है, न कि हमारी सभ्यता के पूर्ण उलटफेर की। यह वर्तमान सबसे तीव्र व्यक्तिवाद पर आधारित है और मानव जाति इसे जब चाहे धीरे धीरे लागू करने के लिए तैयार है। इसके प्रभाव में हमारे पास एक आदर्श राज्य होगा जिसमें कुछ लोगों की अधिशेष संपत्ति सर्वोत्तम अर्थों में कई लोगों की संपत्ति बन जाएगी, क्योंकि इसे सामान्य भलाई के लिए प्रशासित किया जाएगा और यह संपत्ति कुछ लोगों के हाथों से गुजरते हुए हमारी जाति के उत्थान के लिए छोटी राशियों में लोगों के बीच वितरित होने की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली शक्ति बन सकती है। यहाँ तक कि सबसे गरीब व्यक्ति भी इसे देख सकता है और इस बात से सहमत हो सकता है कि कुछ सह नागरिकों द्वारा एकत्र की गई बड़ी राशियां और सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए खर्च की गई, जिनसे जनता को मुख्य लाभ मिलता है, उनके लिए उन छोटी राशियों की तुलना में अधिक मूल्यवान है जो कई वर्षों के दौरान उनके बीच बिखरी हुई हों। यदि हम उदाहरण के लिए कूपर इंस्टीट्यूट से उत्पन्न होने वाले परिणामों पर विचार करें, न्यूयॉर्क में उन लोगों के लिए जो साधनों से वंचित हैं, और इनकी तुलना उन परिणामों से करें जो मिस्टर कूपर द्वारा अपने जीवन काल में मजदूरी के रूप में वितरित की गई समान राशि से जनता के भले के लिए उत्पन्न हुए होते, जो वितरण का उच्चतम रूप है, क्योंकि यह किए गए कार्य के लिए है, न कि दान के लिए। हम हमारी जाति के सुधार के लिए उन संभावनाओं का कुछ अनुमान लगा सकते हैं जो संपत्ति के संचय के वर्तमान नियम में निहित हैं। इस राशि का अधिकांश हिस्सा यदि लोगों के बीच छोटी मात्रा में वितरित किया जाता तो भूख की तृप्ति में कुछ हद तक अति में बर्बाद हो जाता, और यह संदेहास्पद है कि क्या इसका सबसे अच्छा उपयोग जो घर के सुख सुविधाओं को बढ़ाने में होता, वह भी हमारी जाति के लिए एक जाति के रूप में उन परिणामों की तुलना में कुछ भी तुलनीय परिणाम देता जो कूपर इंस्टीट्यूट से पीढ़ी दर पीढ़ी प्रवाहित हो रहे हैं और होंगे। हिंसक या कट्टरपंथी परिवर्तन का समर्थक इस विचार पर अच्छी तरह विचार करे। हम यहां तक जा सकते हैं कि एक और उदाहरण लें, मिस्टर टिल्डन की न्यूयॉर्क शहर में एक मुफ्त पुस्तकालय के लिए $5 मिलियन की वसीयत का। लेकिन इसका उल्लेख करते समय कोई अनायास ही नहीं कह सकता कि यदि मिस्टर टिल्डन ने अपने जीवन के अंतिम वर्षों को इस विशाल राशि के उचित प्रशासन के लिए समर्पित किया होता तो कितना बेहतर होता। इस मामले में न तो कानूनी विवाद और न ही कोई अन्य देरी का कारण उनकी मंशा में बाधा डाल सकता था।
लेकिन मान लें कि मिस्टर टिल्डन की लाखों अंततः न्यूयॉर्क को एक शानदार सार्वजनिक पुस्तकालय देने का साधन बन जाए, जहां किताबों में निहित दुनिया के खजाने हमेशा के लिए, सभी के लिए, बिना पैसे और बिना कीमत के खुले हों। मैनहट्टन द्वीप और उसके आसपास के लोगों की भलाई को ध्यान में रखते हुए क्या इसका स्थायी लाभ बेहतर ढंग से बढ़ावा दिया जाता यदि इन लाखों को छोटी राशियों में जनता के हाथों से प्रवाहित होने दिया जाता? यहां तक कि साम्यवाद का सबसे प्रबल समर्थक भी इस विषय पर संदेह रखेगा। जो लोग सोचते हैं उनमें से अधिकांश को शायद कोई संदेह नहीं होगा। इस जीवन में हमारी संभावनाएं गरीब और सीमित हैं, हमारा क्षितिज संकीर्ण है, हमारा सर्वोत्तम कार्य सबसे अपूर्ण है। लेकिन धनी लोगों को एक अनमोल वरदान के लिए आभारी होना चाहिए। उनके पास अपने जीवन काल में ऐसी कल्याणकारी योजनाओं को संगठित करने में व्यस्त रहने की शक्ति है, जिनसे उनके सह नागरिकों को स्थायी लाभ मिलेगा और इस तरह वे अपने जीवन को गरिमामय बनाएंगे। उच्चतम जीवन शायद काउंट टॉल्स्टॉय द्वारा दी गई मसीह के जीवन की नकल से नहीं, बल्कि मसीह की भावना से प्रेरित होकर इस युग की बदली हुई परिस्थितियों को पहचानते हुए और इस भावना को व्यक्त करने के तरीकों को अपनाकर प्राप्त किया जाता है, जो हमारे जीने की बदली हुई परिस्थितियों के लिए उपयुक्त हैं। फिर भी अपने सह नागरिकों की भलाई के लिए श्रम करना, जो उनके जीवन और शिक्षाओं का सार था, लेकिन एक अलग तरीके से श्रम करना। इसीलिए यह माना जाता है कि धनी व्यक्ति का कर्तव्य है सबसे पहले सादगीपूर्ण, दिखावटी न रहने वाला जीवन जीने का उदाहरण स्थापित करना, प्रदर्शन या फिजूल खर्ची से बचना, अपने आश्रितों की वैध आवश्यकताओं के लिए मध्यम रूप से प्रावधान करना और ऐसा करने के बाद अपनी सारी अधिशेष आय को केवल न्यास निधि के रूप में मानना, जिसे वह प्रशासित करने के लिए बुलाया गया है और जिसे वह अपने निर्णय के अनुसार समुदाय के लिए सबसे लाभकारी परिणाम उत्पन्न करने के लिए सबसे उपयुक्त तरीके से प्रशासित करने के लिए कर्तव्यबद्ध है। इस प्रकार धनी व्यक्ति अपने गरीब भाइयों के लिए केवल एक एजेंट और न्यासी बन जाता है। उनकी सेवा में अपनी श्रेष्ठ बुद्धि, अनुभव और प्रशासनिक क्षमता लाता है। उनके लिए वह करता है जो वे स्वयं नहीं कर सकते। यहाँ हमें यह निर्धारित करने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है कि परिवार के सदस्यों के लिए मध्यम राशियां क्या हैं, सादगीपूर्ण, दिखावटी न रहने वाला जीवन क्या है, फिजूल खर्ची का मापदंड क्या है। विभिन्न परिस्थितियों के लिए अलग अलग मानक होने चाहिए। इसका जवाब यह है कि सटीक राशियों या कार्यों का नामकरण उतना ही असंभव है जितना कि अच्छे शिष्टाचार, अच्छे स्वाद या शिष्टाचार के नियमों को परिभाषित करना। लेकिन फिर भी ये सत्य है, अच्छी तरह से जाने जाते हैं, हालांकि इन्हें परिभाषित नहीं किया जा सकता। जनमत जल्दी से जान लेता है और महसूस करता है कि क्या इनका उल्लंघन करता है। संपत्ति के मामले में भी ऐसा ही है। पुरुषों या महिलाओं के कपड़ों में अच्छे स्वाद का नियम यहाँ लागू होता है। जो कुछ भी किसी को विशिष्ट बनाता है वह नियम का उल्लंघन करता है। यदि कोई परिवार मुख्य रूप से प्रदर्शन के लिए घर, मेज, साज सज्जा में फिजूल खर्ची के लिए या स्वयं पर किसी भी रूप में भारी राशियां दिखावटी ढंग से खर्च करने के लिए जाना जाता है, यदि ये इसकी मुख्य विशेषताएं हैं, तो हमें इसकी प्रकृति या संस्कृति का अनुमान लगाने में कोई कठिनाई नहीं होती। इसी तरह इसकी अधिशेष संपत्ति के उपयोग या दुरुपयोग के संबंध में या अच्छे सार्वजनिक उपयोगों में उदार स्वतंत्र सहयोग के संबंध में या अंतक संचय और जमाखोरी के अथक प्रयासों के संबंध में, चाहे वे प्रशासित करें या वसीयत करें, फैसला सर्वोत्तम और सबसे प्रबुद्ध जनमत के पास है। समुदाय निश्चित रूप से निर्णय लेगा और इसके निर्णय शायद ही कभी गलत होंगे। अधिशेष संपत्ति के सर्वोत्तम उपयोग पहले ही संकेतित किए जा चुके हैं। जो लोग बुद्धिमानी से प्रशासित करना चाहते हैं उन्हें वास्तव में बुद्धिमान होना चाहिए, क्योंकि हमारी जाति के सुधार में एक गंभीर बाधा अंधाधुंध दान है। मानवता के लिए यह बेहतर होगा कि धनियों के लाखों समुद्र में फेंक दिए जाए, बजाय इसके कि आलसी, नशेड़ी, अयोग्य को प्रोत्साहित करने में खर्च किए जाए।
आज तथाकथित दान में खर्च किए गए प्रत्येक $1000 में से यह संभावना है कि $950 अविचारपूर्ण ढंग से खर्च किए जाते हैं। वास्तव में इस तरह खर्च किए जाते हैं कि वे उन बुराइयों को उत्पन्न करते हैं जिन्हें ये कम करने या ठीक करने का प्रस्ताव करता है। एक प्रसिद्ध दार्शनिक पुस्तकों के लेखक ने दूसरे दिन स्वीकार किया कि उसने एक व्यक्ति को, जो उसके दोस्त के घर आने के दौरान उससे मिला था, एक क्वार्टर डॉलर दिया था। उसे इस भिखारी की आदतों के बारे में कुछ भी नहीं पता था। उसे यह नहीं पता था कि इस पैसे का उपयोग कैसे किया जाएगा। हालांकि उसे हर कारण से संदेह था कि इसका अनुचित उपयोग होगा। यह व्यक्ति स्वयं को हर्बर्ट स्पेंसर का शिष्य होने का दावा करता था। फिर भी उस रात दिया गया क्वार्टर डॉलर शायद उससे अधिक नुकसान करेगा, जितना कि वह अपने विचारहीन दानकर्ता द्वारा सच्चे दान में कभी दिए जा सकने वाले सभी पैसे से अच्छा करेगा। उसने केवल अपनी भावनाओं को संतुष्ट किया, खुद को परेशानी से बचाया, और यह शायद उसके जीवन की सबसे स्वार्थी और बहुत खराब कार्रवाइयों में से एक थी, क्योंकि सभी मामलों में वह सबसे योग्य है। दान देते समय मुख्य विचार उन लोगों की मदद करना होना चाहिए जो स्वयं अपनी मदद करेंगे। उन साधनों का हिस्सा प्रदान करना जिसके द्वारा सुधार की इच्छा रखने वाले ऐसा कर सकें। उन लोगों को सहायता देना जो ऊपर उठना चाहते हैं, उन साधनों के साथ जिनके द्वारा वे ऊपर उठ सकें। सहायता करना, लेकिन शायद ही कभी या कभी भी सब कुछ करना। न तो व्यक्ति और न ही जाति भिक्षा देने से सुधरती है। सहायता के योग्य लोग दुर्लभ मामलों को छोड़कर शायद ही कभी सहायता की आवश्यकता रखते हैं। जाति के वास्तव में मूल्यवान लोग कभी नहीं करते, सिवाय दुर्घटना या अचानक परिवर्तन के मामलों में। निश्चित रूप से हर किसी के पास ऐसे व्यक्तियों के मामले होते हैं जो उनके अपने ज्ञान में आते हैं, जहां अस्थायी सहायता वास्तविक अच्छा कर सकती है, और इनका वह उपेक्षा नहीं करेगा। लेकिन व्यक्ति द्वारा व्यक्तियों के लिए बुद्धिमानी से दी जा सकने वाली राशि अनिवार्य रूप से प्रत्येक से संबंधित परिस्थितियों के ज्ञान की कमी के कारण सीमित होती है। वही एकमात्र सच्चा सुधारक है जो अयोग्य की सहायता न करने के लिए उतना ही सावधान और उत्सुक है जितना कि योग्य की सहायता करने के लिए, और शायद इससे भी अधिक, क्योंकि भिक्षा देने में शायद दुराचार को पुरस्कृत करने से अधिक नुकसान होता है जितना कि सदाचार को राहत देने से। इस प्रकार धनी व्यक्ति लगभग पीटर कूपर, बाल्टीमोर के एनोच प्रैट, ब्रुकलिन के मिस्टर प्रैट, सीनेटर स्टैनफोर्ड और अन्य लोगों के उदाहरणों का पालन करने तक सीमित है, जो जानते हैं कि समुदाय को लाभ पहुंचाने का सबसे अच्छा साधन है उसके लिए ऐसी सीढ़ियां उपलब्ध कराना जिन पर महत्वाकांक्षी लोग चढ़ सकें। पार्क और मनोरंजन के साधन जिनके द्वारा लोगों को शारीरिक और मानसिक रूप से मदद मिलती है। कला के कार्य जो निश्चित रूप से आनंद देते हैं और जनता के स्वाद को बेहतर करते हैं, और विभिन्न प्रकार की सार्वजनिक संस्थाएं जो लोगों की सामान्य स्थिति को सुधारेंगी। इस तरह अपनी अधिशेष संपत्ति को अपने सह नागरिकों की भीड़ में उन रूपों में लौटाना जो उन्हें स्थायी अच्छा करने के लिए सबसे उपयुक्त हैं। सप्यंपित से इस प्रकार अमीर और गरीब की समस्या का समाधान किया जाना है। संचय के नियम स्वतंत्र रहेंगे, वितरण के नियम स्वतंत्र रहेंगे, व्यक्तिवाद जारी रहेगा, लेकिन मिलियनेयर केवल गरीबों के लिए एक न्यासी होगा। समुदाय की बढ़ी हुई संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा कुछ समय के लिए उसे सौंपा जाएगा, लेकिन वह इसे समुदाय के लिए उससे कहीं बेहतर प्रशासित करेगा जितना कि वह स्वयं कर सकता था या करता। इस प्रकार सर्वोत्तम दिमाग उस विकास के चरण तक पहुंच जाएंगे जिसमें यह स्पष्ट रूप से देखा जाएगा कि विचारशील और गंभीर पुरुषों जिनके हाथों में यह प्रवाहित होती है के लिए अधिशेष संपत्ति को निपटाने का कोई श्रेयजनक तरीका नहीं है, सिवाय इसके कि इसे साल दर साल सामान्य भलाई के लिए उपयोग किया जाए। यह दिन पहले ही उग चुका है, लेकिन थोड़ा और समय और यद्यपि अपने सहनागरिकों की दया को भड़काए बिना लोग उन बड़े व्यावसायिक उद्यमों में हिस्सेदार मर सकते हैं जिनसे उनकी पूंजी निकाली नहीं जा सकती या निकाली नहीं गई है।
और जो मुख्य रूप से मृत्यु के समय सार्वजनिक उपयोग के लिए छोड़ी जाती है, फिर भी वह व्यक्ति जो अपने जीवन काल में प्रशासित करने के लिए उपलब्ध लाखों की संपत्ति छोड़कर मर जाता है, वह बिना आंसुओं, बिना सम्मान और बिना गीत के चला जाएगा। चाहे वह उस कचरे को, जिसे वह अपने साथ नहीं ले जा सकता, किसी भी उपयोग के लिए छोड़ दे। ऐसे लोगों के बारे में जनता का फैसला होगा। जो व्यक्ति इस तरह अमीर मरता है, वह अपमानित होकर मरता है। मेरी राय में यही संपत्ति के बारे में सच्चा सुसमाचार है, जिसके पालन से किसी दिन अमीर और गरीब की समस्या का समाधान होगा और पृथ्वी पर शांति, मनुष्यों में सद्भावना लाएगा।